नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। बुलेटिन में सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जो कि आज उन्नाव दौरे पर रहे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पूर्व मनोहर लाल निषाद की प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव उन्नाव दौरे पर हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, क्या कहेंगे? आप उन्नाव दौरे पर हैं और मनोहर लाल, मुझे भरोसा है कि उन्नाव की जनता समाजवादियों की मदद करेगी। आने वाले समय में 6 की 6 सीटें उन्नाव से जनता समाजवादियों को जिताएगी। अखिलेश जी, आज आपने विजय रथ से सवार होकर उन्नाव का सफर किया, तो क्या ये सवारी जो है लगातार जारी रहेगी? इसी तरह लगातार समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम चलता रहेगा। जनता के बीच में समाजवादी लोग लगातार रहेंगे। किन मुद्दों के साथ जाएंगे जनता के बीच? किसान की आय दोगुनी हो, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे। आज नौकरी बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट कर दी है सरकार ने। अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी ने कहा है कि कोविड से या फिर ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौतें नहीं हुई है, तो क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा झूठ है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे अखिलेश यादव, जिन्होंने बताया कि वो नौजवानों के, किसानों के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और ये सफर लगातार जारी रहेगा। विजय जर्नलिस्ट समीर के साथ नगमा शेख, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। अखिलेश यादव तो उन्नाव पहुंचे हैं अखिलेश यादव और कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया और वहीं न्यूज वन इंडिया से उन्होंने खास बातचीत की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बलिया की करेंगे, जहां पर मुनव्वर राणा के बयान पर बोले राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, राणा जैसे लोगों को प्रदेश ही नहीं देश छोड़ना होगा। 1947 में साजिश के तहत जो मुसलमान यहां रुक गए, मुनव्वर राणा भी उन्हीं में से एक हैं। ये कहते हुए आनंद स्वरूप भारतीयों के खिलाफ जो खड़े होंगे एनकाउंटर में मारे जाएंगे। तो आपको बता दें कि राज्य मंत्री आनंद स्वरूप ने ये बयान दिया है बलिया में। दरअसल कुछ दिन पहले मुनव्वर राणा ने कहा था कि अगर दोबारा से योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें प्रदेश बदलना होगा और इसी बात को लेकर मंत्री आनंद स्वरूप ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुनव्वर राणा जैसे लोगों को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश छोड़ना चाहिए। जो भी भारतीयों के खिलाफ होगा वो एनकाउंटर में मारा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 1947 में साजिश के तहत जो मुसलमान यहां रुक गए उन्हीं में से एक है मुनव्वर राणा। क्या है कि 1947 में जो मुसलमान साजिश के तहत भारत में रुके थे कि भारत को फिर बांटेंगे और टुकड़े करेंगे, उन्हीं में से मुनव्वर राणा भी एक है। मुनव्वर राणा को उनके परिवार के लोगों के हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं और निश्चित रूप से एनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। और जो यह बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से समय आ गया है उन सारे लोगों के लिए जो इस साजिश में थे कि भारत को फिर से बांट देंगे। क्या है कि 1900 तो बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है और मंत्री आनंद स्वरूप के बयान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है किसी को भी देश विरोधी बता के वो एनकाउंटर करा सकती है? हमने देखे इस सरकार में कितने फर्जी एनकाउंटर हुए। आज भारतीय जनता पार्टी को महंगाई पे बात करनी चाहिए, लोगों को राहत देनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया उस पर कुछ बयान देना चाहिए, व्यापारी आज कितना परेशान है, भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, महिलाएं उत्पीड़ित हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर बात करें। इस तरह की गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देती है। इसलिए वो इसी तरीके के मुनव्वर राणा के बयान पर या दूसरे ओवैसी के बयान पर या ऐसे लोगों के बयान पर रिएक्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं कि जिससे उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का मूल जो मुद्दे हैं विकास के, रोजगार के, अपराध को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर, उससे भटककर धर्म की राजनीति पर चले जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी मुद्दों पर बात कर रही है और इस भाजपा सरकार को अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश के लोगों को पेश करना पड़ेगा। 5 साल का ये बताना पड़ेगा कि बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, रोजगार क्यों नहीं दे पाए, महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों होता रहा, योगी आदित्यनाथ जी कोरोना प्रबंधन में क्यों फेल हो गए। क्या है कि 1947 में आनंद स्वरूप के बयान के बाद से राजनीति गर्मा गई है और इसके बाद सभी पार्टियों के नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मनोज राय जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता मनोज। आनंद स्वरूप ने जो बयान दिया है, किस मौके पर वहां पर पहुंचे थे, क्या मामला था वहां पर और वो क्या जाहिर करना चाह रहे थे? मनोज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जो बलिया में आनंद स्वरूप संसदीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आए हुए थे, उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान
इस पर मुनव्वर राणा के बयान पर टिप्पणी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे इस्लामिक जिहादियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर उनके संबंधों को तलाश किया जाना चाहिए, किया जा रहा है, जो कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर अपराध को पनपा रहे हैं। तो उनको कहीं न कहीं टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की व्यवस्था की बात हो रही थी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ विकास के तरफ अगर देखा जाए तो विकास पर भी चर्चाएं हो रही हैं, ये सारी बातें हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जो समाज में और स्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर उनकी यह टिप्पणी कहीं न कहीं सकारात्मक रूप में भी देखा जाना चाहिए। जैसे कि मुनव्वर राणा ने कहा था कि यूपी में डर लग रहा है, तो यूपी में इस तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं है कि डर का माहौल हो। और इस स्थिति में ऊपर के अगर कोई लोग टिप्पणी करते हैं तो कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी बहुत सवालिया निशान है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह की हर जगह उत्तर प्रदेश में स्थिति नहीं है कि कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो। जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था की जहां तक बात कर ली जाए, वो अब अपनी तरफ से सरकार चला रही है। उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर है या ना बेहतर है, वो ठीक है, अपनी अपनी मंशा सबको जाहिर करने का हक है, सब लोग अपनी अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन जहां तक मंत्री आनंद स्वरूप की अगर बात कर ली जाए, जो वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपनी बात कही। बलिया में इस बयान के बाद से किस तरीके की प्रतिक्रिया है? जी, बलिया में अगर देखा जाए तो बलिया के में इस तरह की विपक्षी लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वह कहीं न कहीं चिंतनीय प्रतिक्रियाएं हैं। देश के सुरक्षा के साथ इस पर किसी तरह से दूसरे तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन वह देखने को मिल रहा है कि प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपको फिर से बता दें, आप लगातार जो है वहां पर मंत्री आनंद स्वरूप के बयान के बाद से माहौल गर्मा गया है। और आपको बता दें कि मुनव्वर राणा ने आपसे कुछ ही दिन पहले उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि अगर मुख्यमंत्री दोबारा योगी आदित्यनाथ बनते हैं तो हमें दूसरा प्रदेश ढूंढना होगा। हम समझ लेंगे कि उत्तर प्रदेश मुसलमानों के लिए रहने लायक नहीं है। लेकिन इसके बाद से बीजेपी के मंत्री आनंद स्वरूप ने आज कहा है सीधे सीधे तौर पर कि मुनव्वर राणा को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश छोड़ना चाहिए। 1947 में साजिशन के तौर पर जो मुसलमान हिंदुस्तान में बच गए थे, उसी में से एक मुनव्वर राणा है। और वो हमेशा इस तरह की बात करते हैं जिससे समाज में एक अराजकता का माहौल हो। हम कोशिश करेंगे मंत्री से एक बार फिर से प्रतिक्रिया लेने की, खासकर आनंद स्वरूप से, कि आखिरकार उनके मन में इस बयान को लेकर क्या कुछ चल रहा है। और चूंकि हिंदुस्तान है, यहाँ के संविधान जो है ये सबको इजाज़त देता है कि वो अपने अपनी बात रखें, वो अपने हक की बात कहें, पसंद या नापसंद कहें। लेकिन सवाल यह है कि 2022 में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार अब जाति और धर्म को लेकर भी टिप्पणी शुरू हो गई है। तो क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है वो पोलराइजेशन पर ही डिपेंड होगा, यानी जाति और धर्म पर आधारित हो जाएगा? विकास और तमाम जो मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हो, विकास हो, या फिर सबका साथ सबका विकास जो नारे हैं बीजेपी के, ये सब गौन हो जाएंगे और अब सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की बातें होगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि इस बार जहां तक उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, इस वक्त सबसे ज़्यादा यानी फोकस्ड है और सभी पार्टियां वहां पर पहुंच चुकी है, यानी तैयारियों को लेकर। और एक के बाद एक बयान भी आने शुरू हो गए हैं, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो। और मुनव्वर राणा के बयान के बाद से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई और गर्माने के बाद से बयानबाजी भी शुरू हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर आपसी विवाद को लेकर युवक पर हमला हुआ है। 5 युवकों ने युवक पर लाठी और चाकू से हमला किया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपसी विवाद के कारण लाठी डंडों से हमला किया गया और इतना मारा गया कि युवक को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक्सक्लूसिव तस्वीर गाजियाबाद से हम दिखा रहे हैं आपको। युवक पर लाठी और चाकू से हमला किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक नहीं 2-3 युवक मिलकर और फिर एक युवक पर हमला किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यह आपसी विवाद का मामला है और
किस बात को लेकर, यानी आपसी विवाद में क्या किसी को इतना पीटा जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं युवक पर हमला किया गया है। गाजियाबाद की ये तस्वीर है, दूसरी तस्वीर सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल इस मामले में इस युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इसका इलाज किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक युवक और 4-5 हमलावर, यानी उसके साथ मारपीट हो रही है। तो खबर गाजियाबाद से है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपसी रंजिश के कारण ये मारपीट हुई है। एक युवक के साथ मारपीट की गई है और लाठी और चाकू से हमला किया गया है। दरअसल फिलहाल इस घायल अवस्था में इस युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला क्या है, किस बात को लेकर ये मारपीट हुई, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये तस्वीर गाजियाबाद से है, जहां पर आपसी विवाद में एक युवक को जमकर बेरहमी के साथ पीटा गया है। युवक बार बार चिल्लाता रहा, अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन एक भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ और हमले होते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर चंदौली से है, जहां पर चंदौली जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भीड़ ने एक चोर की जमकर पिटाई कर दी है। वायरल वीडियो के अनुसार कहा यह जा रहा है कि साइकिल चुराकर यह चोर भाग रहा था। उसी दौरान लोगों ने इसे पकड़ा और जमकर इसकी पिटाई कर दी। इस दौरान लोगों ने उसे पकड़कर जमकर पिटाई की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये चंदौली की तस्वीर है, जहां पर एक शख्स की जमकर पिटाई हो रही है। दरअसल ये जो पिटाई हो रही है वो चोर है, जिसने साइकिल चोरी करके वहां से भाग रहा था। उतने ही देर में लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई, लोगों ने इस युवक को पकड़ा और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। तो एक बार आपको फिर से बता दें, तस्वीर चंदौली की है, चंदौली जहां पर एक चोर की जमकर पिटाई हुई है। दरअसल इस युवक ने साइकिल चोरी करके जब वहां से भागने की कोशिश की, तभी युवकों ने पकड़कर उसको जमकर पीटा। खबर लखनऊ से, जहां एक बार फिर यूपी आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। सिद्धार्थनगर में 30 जुलाई को पीएम मोदी का कार्यक्रम तय हुआ है। यूपी को एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों की सौगात देंगे। देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर में बना है मेडिकल कॉलेज। तो प्रधानमंत्री एक बार फिर से उत्तर प्रदेश आएंगे। आपको बता दें कि 9 जिलों को मेडिकल कॉलेज का सौगात देने जा रहे हैं। मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर में बना है मेडिकल कॉलेज और प्रधानमंत्री 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है। सिद्धार्थनगर में 30 जुलाई को प्रधानमंत्री आएंगे और फिर वहीं से 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज बना है, जिसका लोकार्पण करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो 30 जुलाई को सिद्धार्थनगर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया। लालजी टंडन की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सदैव लालजी टंडन जी को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नगर निगम बोर्ड द्वारा आज प्रथम पुण्यतिथि पर टंडन जी की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए नगर निगम बोर्ड को और खासतौर पर महापौर को हृदय से बधाई देता हूं और नगर निगम बोर्ड की विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। और आइए अब आपको सुनाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस मामले में क्या कुछ कहना है। जिन्होंने लखनऊ की पहचान
आदरणीय टंडन जी की प्रतिमा लगाने का फैसला किया और उन्हीं के नाम से इस पार्क का नाम भी होगा, यह भी निर्णय किया है। मैं बैठे बैठे सामने से टंडन जी की प्रतिमा को ऊपर से लेकर नीचे तक मैं देख रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि एक वाक्य में टंडन जी की पहचान के बारे में कुछ कहना है तो हम कह सकते हैं, धोती कुर्ता पहने एक जिंदा दिल इंसान, जिसके चेहरे पर बराबर हो मुस्कान, यही है हमारे टंडन जी की पहचान। उनके गुणों का जहां तक सवाल है, बहुत सारे हैं, बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा करने का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें उनके बारे में कही हैं। मुझे याद है कि जब भी दिल्ली में भी जब वो सांसद थे और मैं भी सांसद था,